Hello, Assalamu alaikum. My name is Salman Kashif. Welcome to my channel Computer Informative Vlogs. जैसे कि पिछले हमने प्रीवियस 5 लेक्चर्स में हमने टेबल टैग्स, लिस्ट टैग्स, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, बॉल टैग्स, इटैलिक टैग्स, अंडरलाइन इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कवर किया था। फिर हमने पैराग्राफ्स की शॉर्टकट कीज भी देखी थी कि रैंडम पैराग्राफ ने कोई सा भी एक एंटर करना है तो हमको उसको किस तरह से इजीली जनरेट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम HTML में नैव बार बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, यानी कि साथ ही साथ आप लोगों को CSS का इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा और क्या कहते हैं, हम नैव बार बनाएंगे एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन सा, एक ज़बरदस्त सा नैव बार हम आज क्रिएट करना सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चले बढ़ते हैं आज नैव बार पे। नैव बार के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया, हम इस तरह का एक रिस्पॉन्सिव नैव बार बनाना भी सीखेंगे, इसको इस मोबाइल साइज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव। But today's lecture about we learn according to the according to the PC can create a nav bar in HTML and CSS. So let's move to the text editor. जैसे आप देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ये सारे के सारे इनपुट टैग्स, इमेज टैग, वीडियो टैग्स, एंकर टैग्स, टेबल टैग्स, लिस्ट टैग्स हमारे पास आने लगे हैं। ये डिस्क्रिप्शंस लिस्ट, ये ओवरऑल। फिर हमने इनके अंदर हाइपरलिंक्स देखे, हमने हेडिंग टैग्स देखी। अब CSS के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। CSS के बारे में जब हमारा HTML का कोड कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आपको CSS के बारे में बता कम्प्लीटली डिस्कवर होगा। You can easily get the observe to the proper way of CSS. There are three types of CSS: inline CSS, internal CSS और external CSS। अभी तक हम ये जितना भी सारा काम करते आए थे ये सारा था हमारा इनलाइन CSS, यानी कि टैग्स के अंदर उनके एट्रीब्यूट्स बताना, उनकी प्रॉपर्टीज। इंटरनल CSS वो होती है जो हमारी हेड टैग के अंदर अप्लाई होती है, और इंटरनल CSS वो होती है जो हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं हमारे साथ। तो आज की हमारी जो CSS होगी उस पर हम करेंगे एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे। आज एक्सटर्नल CSS फाइल बनाने का मकसद ये है कि जैसे जैसे हम एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे उसको लेते जाएंगे, तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फाइल होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा वेटेज भी कम होगी फाइल की, और फाइल की अगर वेटेज कम है तो वो जाहिर सी बात है लोड भी हमारा कम लेगी वेब पेज पे। तो हमारे लिए सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास उसका वेटेज कम होना चाहिए फाइल का हमेशा। तो चले बढ़ते हैं, हम अपना नैव बार क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे नैव बार विथ CSS। CSS के बारे में बता दें तो CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये वो स्टाइल शीट है जो आपके वेब पेज को क्या कहते हैं अट्रैक्टिव बनाती है, लुक देती है एक ज़बरदस्त सी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे नैव बार। नैव बार में सबसे पहले मैं लगाऊंगा क्लास। अब क्लास लगाने के लिए मेरे पास डॉट ऑपरेटर भी ज़रूर होता है, या मैं इस तरह से नैव का टैग लगा के मैं उसके अंदर उसको क्लास असाइन कर दूँ। क्लास असाइन इस तरह हमारे लिए ये क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा हमारे लिए। हम इसकी शॉर्ट केस यूज़ करेंगे, यानी कि हमने किसी एट्रीब्यूट के अगर कोई आईडी लगानी है, क्लास लगानी है, क्लास लगाने के लिए मैं लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। और अगर मैंने आईडी लगानी है तो आईडी के लिए मैं हैश टैग यूज़ करूँगा। बट फिलहाल हमने अभी डॉट ऑपरेटर के ज़रिए हम अभी उसको क्लास दे रहे हैं। क्लास है तो मैं उसको नैव बार की मैंने उसको क्लास दी। क्लास देने के बाद मैं उसके अंदर एक डिफ क्रिएट करते हैं। अब अब आप देखिए, कोई भी डिफ क्रिएट करना है, लोगो लगानी है, क्लास लगानी है, डायरेक्ट डॉट लोगो, ये हमारे पास उसकी डिफ लग गई। और यहाँ पे हम उसको मैं लेता हूँ माई साइट या माई प्रोफाइल इज़ द बेस्ट वे। अब देखते हैं क्या हमारी ये लाइव सर्वर पे हम जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास माई प्रोफाइल। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या कहते हैं लगाएंगे इनपुट। आज हमें एक चेक बॉक्स लेना है, इनपुट टाइप लेंगे चेक बॉक्स की, और इसके अंदर मैं आईडी असाइन कर देता हूँ मेन्यू टॉगल, जिसके अंदर हम अपना मेन्यू बार, जिसके अंदर हम अपनी सर्चिंग जैसे कि
ये अब आपको दिखाता हूँ मेन्यू बार हमारे पास ये चीज़, ये जो हमारे पास ये आ रहा है, ये थ्री डॉट्स, ये हमारे पास मेन्यू टॉगल, ये हमें एज अ रिस्पॉन्सिवनेस क्या कहते हैं हमारे डिवाइस में मोबाइल अकॉर्डिंग शो होंगे। जब हम इसको ब्राउज़र के अकॉर्डिंग करेंगे तो ब्राउज़र में नहीं हमारे पास होंगे। जैसे हम इसको अपने वेब पेज को मोबाइल के अकॉर्डिंग लेके आएंगे तो उसमें हमें ये साथ ही शो हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको लेबल भी करते हैं, लेबल का टैग अप्लाई करेंगे, लेबल का टैग अप्लाई करेंगे, हम इसके अंदर लगाएंगे फॉर एट्रीब्यूट मेन्यू टॉगल। मेन्यू टॉगल लगाने के बाद हम इसके अंदर क्लास लगा देंगे मेन्यू आइकन्स की। मेन्यू आइकन्स, और अब इसके अंदर हम एक कोई सा भी हम लगा लेते हैं एंड ऑपरेटर। हैशटैग यहाँ पे मैं एक हेक्सा कोड लिख रहा हूँ, तो अब देखते क्या है ये हमारा। अब देखें यानी कि ये चेकबॉक्स भी आ गया, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो बता रहा है कि जी हम, हाँ जी आपने मेन्यू टॉगल पे क्लिक किया, ये चेकबॉक्स का उसका विथ। अब हम आते हैं, हम लगाने लगे हैं नैव बार। नैव बार के अंदर हमारे पास होती है लिस्ट, उसके लिए हम लगाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा नैव बार्स, यहाँ हम नैव बार की बजाय नैव लिंक्स। नैव लिंक्स इसलिए क्या कहते हैं मैं यूज़ करूँ कि जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपने सेक्शंस को एक्टिवेट करना विद हेल्प ऑफ क्या कहते हैं नैव बार, विद हेल्प ऑफ नैव बार हम अपने सेक्शंस को एक्टिवेट करना भी सीखेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास हम नैव लिंक्स लगाएंगे। और अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा मुझे लिस्ट चाहिए, फॉर टाइप फॉर लिस्ट चाहिए, जिसमें पहले मेरे पास होगा होम, दूसरा मेरे पास होगा अबाउट, तीसरा मेरे पास होगा सर्विसेज। यहाँ हम एक काम और करते हैं, लिंक हमने क्रिएट किया नहीं, लिंक क्रिएट करने के लिए हम उसको एंकर टैग लगा देंगे फॉर एंकर टैग्स इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं हैशटैग, यहाँ पे भी हैशटैग। अभी मैं इनको कोई आईडी असाइन नहीं कर रहा, जैसे मैं क्या कहते हैं सेक्शन वाले टैग्स पे आऊँगा तो मैं आपको आईडी असाइन करके भी बताऊँगा कि हम इनको किस तरह से आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया होम टैब, होम के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट। और देख सकते हैं अब जैसे ही मैंने लिंक लगाया तो मेरे इस टाइम ये वेब पे इनका जो कलर है वो ब्लू। जैसे मैं इनको क्लिक करूँगा तो अब आप चेक कर सकते हैं कि साथ ही साथ हमारा उसका लिंक का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम आते हैं अपने CSS पे मूव ऑन करने लगे हैं। CSS क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले भी आपको बताया कि तीन तरह की CSS होती हैं। नंबर वन होती है हमारे पास इंटरनल CSS जो हेड टैग के अंदर लगती है। नंबर टू होती है मेरे पास इनलाइन CSS, और नंबर थ्री होती है जो हम आज अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिंक का एट्रीब्यूट, लिंक का टाइल, यहाँ पे मैं उसको देता हूँ जी ये CSS की फाइल लगानी है। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर भी क्रिएट करना सीखेंगे, CSS का ऑलरेडी जनरेटेड फोल्डर। CSS जब भी हमने कोई फोल्डर का क्रिएट करना है कोशिश होनी चाहिए कि हमारे उस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, स्मॉल केस में होना चाहिए। और यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ स्टाइल, फर्स्ट स्टाइल डॉट CSS। अब ये मेरा लिंक हो गया एक्टिवेट। अब हम इसके ऊपर जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लिंक को क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से पूछा फाइल, जैसे मैं फाइल को क्रिएट करूँगा मेरे पास मेरा फोल्डर भी एक्टिवेट हो गया और इस फोल्डर के मेरे पास CSS भी आ गई। हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, हम यहाँ पे अपना लगाएंगे क्यूरी सिलेक्टर, यानी कि सिलेक्टर ऑल पे हम लगाएंगे मार्जिन 0, पेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब मार्जिन क्या है, पेडिंग क्या है और बॉक्स साइजिंग क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इंसर्ट करके आपको बताता हूँ। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की है F12,
अच्छा जी, देखते हैं ये एरर दे रहा है। अब हम फिलहाल यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स में आते हैं। अब देखिए, ये होती है हमारी पेडिंग। पेडिंग होता है हमारे पास जो हमारे अंदर की गैप होती है उसको इंक्रीमेंट करवाने के लिए टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। फिर उसके बाद उसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाद उसका होता है मार्जिन। अब मार्जिन का भी आपको बताता हूँ कि मार्जिन में हमारे पास क्या फ़र्क आता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन ऑटो। अभी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं है। अभी जैसे हम इसको कलर करेंगे हमारे पास ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका बॉडी टैग लगाते हैं। एक बॉडी टैग हमने लगा दिया जिसके अंदर हम उसको फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम देते हैं उसको टाइम्स न्यू रोमन। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली अभी तक जैसे थी एज इट इज़, जैसे हम इसके अंदर कोई और फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करके देखते हैं। अब चेक कर सकते हैं क्या हमारी फ़ॉन्ट फैमिली ऑलरेडी चेंज हो चुकी हुई है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने नैव बार में। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास नैव बार की इसकी क्लास है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट। जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगे मेरे पास इसका एक्टिवेट। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ ब्लैक। हम यहाँ से जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसका बैक कलर चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ पे उसको कलर असाइन करते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं मेरे पास। अब ये थे कलर असाइन करने के दो तरीके। ये था पहला तरीका। अब हम यहाँ पे इसके रूट्स लगाएंगे। रूट्स, यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्राइमरी बीजी कलर। और यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन हैशटैग। और यहाँ पे जो मेरा ये कोड था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। या फिर हम यहाँ पे इसको ट्रिपल F प्रोवाइड करते हैं, FB2525। अब देखें ये मेरा कलर हो गया असाइन। अब यहाँ से मैं इसको कलर चेंज करने के लिए मैं इसको कहता हूँ। अब ये था एक कलर। अब ये कलर हमारा यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ Ctrl+question मार्क के थ्रू। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर। हम उसको एक वेरिएबल असाइन करेंगे। वेरिएबल के अकॉर्डिंग टू द कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, एट द टाइम ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर अ वैल्यू देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये एक वेरिएबल असाइन करें कि इवैल्यूएट द कस्टम वेरिएबल। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू वो मांग रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो क्या होता है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया हुआ था वो मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा मेरे पास यहाँ पे भी इसका कलर ऑलरेडी चेंज। जैसे जैसे मैं रूट्स में उसका कलर चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे कलर को भी एक असाइन कर देता हूँ। कलर को अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गई। अब ये देखें हमने आज कलर को भी क्या कहते हैं देख लिया कि हम कलर को भी कितने वे में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट उसका कोड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम जो हमने वेरिएबल उसको साइन किया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा कलर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब हम आते हैं इनकी और मज़ीद स्टाइलिंग पे जाते हैं। मज़ीद स्टाइलिंग पे जाने के लिए हम इसको देंगे जी डॉट नैव बार। हम इसको देंगे पेडिंग
पेडिंग अभी आपको समझ आ रही है 0.5 रैम। रैम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिक पिक्सल्स होते हैं वो होते हैं 16 पिक्सल्स। एक हमारे पास बेसिक गैप। अभी जस्ट आप लोग एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पे 2 रैम देते हैं तो हमारे पास देखिए अब कितना गैप आया है। 2 यानी कि 2 रैम मीन्स यानी कि 32 पिक्सल्स। कैलकुलेट हम करके देखते हैं रैम की वैल्यू को। अब देखिए 2 रैम है, मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 5 रैम यानी कि मोस्टली क्या है 80 पिक्सल्स। अब हम इसको 5 रैम पे करके देखते हैं तो हमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये चेक कर सकते हैं कि 80 पिक्सल्स ऑलरेडी ऑटो जनरेट। अब हम पेडिंग इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ये सिर्फ टॉप टू टॉप टॉप से चाहिए बस। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ टॉप से मिली है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे चाहिए ये 2 रैम बॉटम से, तो बॉटम से भी आ गई। अब मैं कहता हूँ मुझे चाहिए लेफ्ट से, तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझे लेफ्ट पे चाहिए 20 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट पे हमारे पास यानी कि अभी हमारे पास जो प्रॉपर्टी चल रही है हम उसके अकॉर्डिंग उसको कहते हैं कि जी यहाँ पे भी 5 कर दो और यहाँ पे 3 कर दो। टॉप टॉप बॉटम की एक रखेंगे, लेफ्ट राइट की हम एक रखते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं यानी कि ये थे हमारे। अब हम आते हैं अपने मेन कोडिंग के पेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं इसको 0.75 ले लेता हूँ एज द बेस्ट वे, 1 ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद पेडिंग हमने दे दी है, हम इसकी पोजीशन देंगे। पोजीशन अब रिलेटिव क्या है कि इट इज कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो, then it is called the position is the normal flow and the box is offset relative positions. अभी भी कोई एक्टिवेट कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आते हैं अपने लोगों पे। लोगों के लिए मैं यहाँ से इसकी क्लास को कॉपी करूँगा। क्लास को कॉपी करने के बाद मैं उसको फॉन्ट साइज देता हूँ कि फॉन्ट साइज चाहिए मेरे पास 1.5 REM और फॉन्ट वेट मैं उसको देता हूँ बोल्ड। वो देखें हमारे पास कितने सारे हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, इनहेरिट, इनिशियल। मैं उसको बोल्ड करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास फॉन्ट साइज इसका क्या हो गया बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नैव बार के नैव लिंक्स पे। डॉट नैव बार डॉट नैव लिंक्स। इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे लिस्ट, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट करने के बाद हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक होता है, कंटेंट होता है, फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लोट, ये इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे हम CSS में जाते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। मैं इसको कहता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद मैं उसके अंदर गैप दूंगा। अब फ्लेक्स करने से हमारे पास क्या फ़र्क है, अब आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स करने से हमारे पास ये ऑलरेडी इसके अंदर हमारे पास जितने भी थे वो सारे के सारे रो से हमारे पास इसमें जनरेट हो गए कॉलम से। अब हम इसके अंदर गैप देते हैं। गैप देता हूँ मैं इसके अंदर 2 रैम यानी कि 32 पिक्सल्स का गैप। और इसकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। अब देखें फिक्स पोजीशन क्या होती है कि ये एक जगह पे फिक्स होती है, बट एब्सोल्यूट क्या करती है कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर देती है ऑफसेट ऑफ द पेज कंटेनिंग ऑफ द ब्लॉक। अब आप चेक कर सकते हैं ये तो हमारे पास ये आ गया होम सर्विस। फिर अब उसके बाद हम इसको देते हैं राइट साइड से हमें कितना मार्जिन चाहिए, राइट साइड से हम कहते हैं हम इसको थोड़ा राइट साइड से करवा देते हैं रैम यानी कि अब मैंने राइट साइड से किया तो अब चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ये आ गया
टोटली बिल्कुल हमारे राइट बॉटम है। हम मैं इसको कहता हूँ 2REM कर दे, तो 2REM करके क्या फ़र्क आएगा। अब देखो राइट से बिल्कुल पहले हम देखते हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल इतनी सी स्पेस माइनर सी, जैसे मैंने इसको 2 पे किया और अब मैं इसको अगर 3 पे करता हूँ तो 3 पे मेरे पास कितना गैप आता है चेक कर सकते। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको टॉप टॉप से कहते हैं हम 1REM, यानी कि जो हमारा बाहर आ रहा था वही हमने अंदर कर लिया। अब ये ज़्यादा 1REM ऊपर चले गया, हम इसको 0.5 करते हैं तो इज़ द बेस्ट वे। 0.1, ये फिर बेटर है। हम इसको 2.5 करके चेक करते हैं। 1.5, 1.5 इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि बेसिकली ये हमारे बिल्कुल हमारे पैडिंग के दरमियान हमारी जितनी भी हमने दी थी स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम ज़रा अब आते हैं इंडेक्स पे। अब हम लेंगे अपने एंकर टेक्स्ट को, नैव बार के एंकर टेक्स्ट को, जिसको हम स्टाइल लेंगे डॉट नैव बार डॉट नैव लिंक्स, एंकर टैग लगा। एंकर टैग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको कलर दे देंगे। कलर प्रोवाइड करते हैं हम इनको कलर अब अपनी मर्जी का एक्वा प्रोवाइड करके देखते हैं क्या एक्वा इज़ द बेस्ट वे। बेस्ट है, एक्वा बेस्ट लग रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे। अभी भी हमारे पास ये अंडरलाइन में आ रहा है, हम सबसे पहले इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन किया आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जितना भी अंडरलाइन हुआ हुआ टेक्स्ट था वो सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट साइज 1REM, ट्रांजिशन, वेरिएबल, 0.5 सेकेंड। अब देखते हैं, अभी हमारे पास इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे नेव बार के लिंक्स पे हॉवर इफेक्ट। देखिए अभी सिर्फ मैंने उसको वेरिएबल असाइन किया और 0.5 सेकेंड्स के लिए। अब हम यहाँ पे करते हैं नेव बार, नेव लिंक्स, उसको मैं लगाऊंगा हॉवर इफेक्ट और यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा ट्रांसफॉर्म कलर। कलर के अंदर हम वेरिएबल असाइन करेंगे। ये देखिए ये तो बिल्कुल ही अजीब, ये तो थोड़ा बहुत हम इसको यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं इसको होवर डाल देते हैं, होवर कलर, और उसको मैं यहाँ से डाल देता हूँ ब्लैक। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा 0.5 सेकेंड्स के लिए हमारा ये कलर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब हम आते हैं, हमने जो अपना मेन्यू टॉगल आइकन्स लगाया। अब आइकन्स पे आते हैं, मेन हमारा क्या है मेन्यू आइकन, जो हमने इसको क्लास लगाई थी हमने अपने एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको क्लास को कमेंट्स, अभी इसके बाद हम इनको कमेंट्स भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ डिस्प्ले
नन। जैसे मैंने डिस्प्ले नन किया तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो सा था वो रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि मैं उसको रिस्पॉन्सिव सीएसएस में शो करवाना चाहता हूँ। दोबारा से आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कि ये हमारा डिज़ाइन, हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इसको रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे हम उसकी फॉन्ट साइज 1.5 REM, फिर उसके बाद हम इसका कर्सर हम क्या करेंगे, पॉइंटर। फिर उसके बाद पोजीशन हम इसकी रख देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। राइट से हम इसको रखेंगे 6 REM। टॉप से हम रखेंगे 1.5 REM। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम इसकी आईडी सेलेक्ट करते हैं। हमने इसको क्या आईडी असाइन की थी, मेन्यू टॉगल। आईडी के लिए हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे हैशटैग, कॉपी पेस्ट किया। तो अब मेरे पास आ गया, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने, और मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दूंगा नन। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वो जो चेक बॉक्स था, वो जिसको मैंने आईडी असाइन की थी मेन्यू टॉगल की, वो भी मेरे पास क्या हुई, नन हो गई। अब हम ज़रा अपने नैव बार के अंदर आते हैं। मैं इसको पेडिंग देता हूँ 1 REM। इसको मैं 2 की देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये 2 ज़्यादा हो गया, मैं इसको 1.5 रहने देता हूँ, वो इज़ द बेस्ट वे। अब आप चेक कर सकते हैं मेरा टोटल ओवरऑल क्या कहते हैं, जितना भी सारा का सारा सेंटर में असाइन हो चुका है। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसपे हमने सीखा कि हम किस तरह से एक नैव बार क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ CSS। हमने कई सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ देखी, डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में आपने, गैप, पोजीशन, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, मार्जिन, पेडिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो। अब ये देखें, ये मेरे पास इसका मार्जिन आ गया। अब मैं यहाँ से इसको ऑटो से रिमूव करता हूँ। तो अब देखिए, अब ये मेरे पास मार्जिन वो ले रहा है टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम से। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने न्यू लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे अपने सेक्शंस को क्रिएट करना। जिस तरह हमने ये नैव बार पे ये लिंक्स लगाए, ये सारे के सारे, ये किस तरह से लिंक हम एक्टिवेट हुए। सबसे पहले हम इसके CSS में इसको थोड़ा ज़ीरो कर देते हैं मार्जिन, ताकि इज़ द बेस्ट वे लगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम इन सेक्शंस को एक्टिवेट करना सीखेंगे, और एक्टिवेट किस तरह करना सीखेंगे वो भी हम आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम यहाँ पे IDs के टैग्स के थ्रू हम इसको एक्टिवेट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर रेफरेंस इन एंकर टैग विद लिस्ट टैग्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।